नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है, आप लोगों का जो टॉपिक है वो है भारत का भूगर्भिक इतिहास। ठीक, इस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस पे पूरे चीजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपका GIC LT का जो सामान्य अध्ययन का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। जो भी छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण कोर्स है, इसमें आप लोगों की क्लासेस के साथ साथ आपके प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे, क्लासेस भी कराई जाएंगी, सारी चीजें कराई जाएंगी इसी में। नेक्स्ट चीज, जूनियर एडेट का जो MCQs बैच है वो भी प्रारंभ हो गया है, अभी उसमें आप लोग देख रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट GIC लेक्चरर का मेंस का ज्योग्राफी का जो क्लास है वो भी प्रारंभ कर दिया गया है। आप लोगों का जो भी छात्र आप लोगों के परिचय के हों, वो ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हों, उनको भी आप लोग बता सकते हैं अपने मित्रों को कि बैच स्टार्ट है, वो पढ़ना चाहे तो क्लास में एक बार आके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। GIC लेक्चरर में मेंस में इंग्लिश की भी क्लास चल रही है, आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। 9,999 उसकी फीस है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अब आते हैं अपने जो मूल हमारा पार्ट है वो है भारत की भूगर्भिक संरचना की बात करना है आज हम लोगों को, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम भूगर्भिक संरचना की जब बात करते हैं तो उससे पहले कुछ पॉइंट हैं जो आप लोगों को जानना अनिवार्य है। ठीक, क्योंकि भारत की भूगर्भिक संरचना तब आप समझ सकते हैं जब वहां तक हम आपको लेके चलें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आखिर भारत की भूगर्भिक संरचना से पहले, यदि हम बात करें ये विश्व में भूगर्भिक संरचनाओं से पहले क्या घटना थी, उसके बाद क्या आया, तब हम उस पे बात पे पहुंच सकते हैं। तो एक चीज आप लोग जान लीजिए कि हमारी पृथ्वी किसी समय इस पे हम लोग बात करते हैं आज और इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हमारी जो आज महाद्वीप आप लोग देख रहे हैं, ये महाद्वीप पहले किसी समय नहीं हुआ करते थे। तब यह हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी आप लोगों को। यदि हम देखने की बात करें तो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी को हम हरे डॉट से कर देते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसे हम लोग अपनी पृथ्वी कहते हैं। ये हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारा पूरा का पूरा आइलैंड्स बने हुए हैं, द्वीप बने हैं, महाद्वीप बने हैं, उनका निर्माण नहीं था। तब इसको हम लोग क्या कहते थे? पैंजिया कहते थे। क्या कहते थे? पैंजिया। ठीक है, और इसके बाहर जो महासागर था, उस महासागर को हम लोग पैंथालासा के नाम से जानते थे। ये आपका महासागरीय क्षेत्र है। आराम से समझिएगा, चीजों को आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपको पहुंचना अनिवार्य है। ये आपका क्या था? ये पैंजिया जो था ये स्थलीय क्षेत्र था। पहले ये नोट कर लीजिएगा, स्थलीय क्षेत्र। ठीक, और ये जो आपका डॉटेड है, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या था आपका? ये पैंथालासा था। लासा, इसको हम लोग महासागर कहते हैं। महासागर। तो आपका जो अर्थ वाला जो स्थलीय क्षेत्र था पहले एक हुआ करता था, और सागरीय क्षेत्र था वो पहले एक हुआ करता था। अब यहां पर बात है, ये मैं किस काल की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस काल की बात है। तो यहां पर याद रख लीजिएगा कि ये किस काल की बात है। तो यह अजैविक कल्प की बात है, जब जीवन नहीं था। जब क्या नहीं था? आपकी पृथ्वी पे जीवन नहीं था। अजैविक कल्प। ठीक, किस काल की है ये? अजैविक कल्प, जब हमारी पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की जीवों की उत्पत्ति के प्रमाण नहीं मिलते हैं। याद रख लीजिएगा, जीवों के उत्पत्ति के प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं।
होते हैं। ये याद रखिएगा कि ये स्थिति उस काल की है जब जीवों के, किसी भी जीव के कोई भी हमें प्रमाण या एविडेंस नहीं मिलते थे कि आखिर इस समय क्या जीवन था कि नहीं था, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की स्थिति पे जब हम लोग चलते हैं तो इसके बाद हमारा यदि हम बात करें तो कार्बोनिफेरस युग आया। अभी आपने अजैविक कल्प की बात की, फिर उसके बाद कार्बनिक फेरस युग आता है, और कार्बोनिफेरस युग में जो आपका ये पैंजिया था, ये पैंजिया और पैंथालासा, तो हमारा पैंजिया क्या हुआ, दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो पैंजिया था वो दो भागों में विभाजित हुआ। इसे समझिएगा, ये हमारा पहले पैंजिया था, कुछ इस तरह का शेप था, आप लोगों को पता है ये पैंजिया था, ये पैंथालासा था, और ये किस काल में विभाजित हुआ, ये हुआ आपका कार्बोनिफेरस युग में। फेरस युग में ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस युग में पैंजिया का विभाजन हुआ था, तो कार्बोनिफेरस युग में आपके पैंजिया का विभाजन होता है। और जब विभाजन होता है तो ये किन दो नामों से जाने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। याद रख लीजिएगा कि गोंडवाना लैंड का विभाजन दो भागों में विभाजित होता है, और जो सागर आपका एक होता था अब क्या हो गया, इनके मध्य भी सागर का विस्तार हो गया। इसके मध्य भी सागर का विस्तार हुआ। और एक पॉइंट और ये जान लीजिएगा कि जो आपके इसके मध्य सागर का विस्तार हुआ, लेकिन इसके चारों तरफ यदि हम बात करें तो ये वाला जो हमारा सागर है, ज्यादा बड़ा आ गया सागर, छोटा कर लीजिए, ठीक है, चलिए सागर भी छोटा हो गया। कोई और ये इसके चारों तरफ भी जल आपका स्थित है, ये आपके चारों तरफ भी जल हमारे पूरे इस विभाजित पैंजिया का क्या हुआ इस काल में। सबसे पहले अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम लोग देखते हुए चलें, ये चीजें आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें क्या हुआ, पैंजिया का विभाजन होता है, पैंजिया का विभाजन। अब जब पैंजिया का विभाजन हुआ तो किस रूप में हुआ, दो भागों में हमारे पैंजिया का विभाजन हो गया, एक तो गोंडवाना लैंड हो गया और दूसरा अंगारा लैंड हो गया। ठीक है, या फिर हम उत्तरी भाग को, आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि जो आपका अंगारा लैंड है इसको हम लारेशिया भी कहते हैं, कई जगह आपको लारेशिया मिलेगा, लारेशिया। ठीक, उत्तरी भाग ये नॉर्थ की तरफ है ना, ये नॉर्थ की तरफ है इसलिए ये उत्तर की तरफ है, और ये साउथ की तरफ है ये इसलिए दक्षिण की तरफ है। तो इसे पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा कि जो उत्तर की तरफ रहा वो अंगारा, ये लारेशिया बना, और जो दक्षिण की तरफ रहा वो गोंडवाना लैंड बना। ठीक, अब इसके मध्य का एरिया है तो तैथिस सागर के नाम से इसे जाने लगा। ठीक, इसमें क्या तैथिस सागर, और जो आपके बाहरी आवरण आपको दिख रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशांत महासागर इसी तरह की स्थिति में आज भी स्थित है। ठीक, पैसिफिक ओशियन, आप महाद्वीपों के
पूरब में देखेंगे, पश्चिम में देख रहे हैं, तो पूरे विश्व के अगर ग्लोब को गोल करके आप देखेंगे तो दोनों तरफ पैसिफिक ओशियन आपको दिखाई देता है। तो वो इसका एविडेंस देता है कि हाँ भाई ये बात आपने जो कही है वो प्रमाणित रूप से सही है। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहां पर क्या हुआ कि पैंजिया और पैंथालासा का निर्माण हो गया। अब यहां पर प्रश्न आता है कि आखिर पैंजिया और पैंथालासा का विभाजन ही क्यों हुआ, विभाजन क्यों हुआ, किस कारण से इनका विभाजन हुआ। तो यहां पर याद रख लीजिएगा कि इनका विभाजन कैसे हुआ, आपसी कुछ ऐसा यहां पर तनाव उत्पन्न हुआ होगा जिसके कारण आपका पैंजिया टूटकर दो भागों में विभक्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसी में आगे चलते हैं। जब इसी में आगे चलते हैं तो आपको पता है कि आपका ये आपका तेथिस सागर है। याद रख लीजिएगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, तेथिस सागर के नाम से जानते हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एक स्टेप से दूसरा स्टेप और तीसरे स्टेप पे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहां पर क्या होता है, जो आपका गोंडवाना लैंड होता है, गोंडवाना लैंड का विभाजन होता है। ये सबसे पहले यदि हम देखें तो हमारा गोंडवाना लैंड ऐसे बना था। ठीक, ये दक्षिण की तरफ था इसकी स्थिति गोंडवाना की। अब गोंडवाना की हम लोग बात करते हैं क्योंकि हमें किस पे फोकस करना है, गोंडवाना लैंड, क्योंकि हम लोग भारत की स्थिति पे जा रहे हैं इसलिए हम लोगों को गोंडवाना की ही बात करनी। अब गोंडवाना लैंड था, ये कहां पर था, ये दक्षिण में स्थित है। कहां पर स्थित है, दक्षिण में स्थित है, ये याद रख लीजिएगा, स्थित है। ठीक, अभी आप लोगों को उत्तर दक्षिण बताया, बहुत बारीक से एकदम आराम से क्लियर होकर समझिएगा। कहीं किसी को सिंगल डाउट हो तुरंत आप लोग क्वेश्चन जनरेट करिएगा, मैं क्वेश्चन आप लोगों के लूंगा। ठीक, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये चीजें बड़ी हौच पौच हो रही। कोशिश ये है कि आपको ऐसे स्टेप में लेके चले कि आप लोगों को हर चीज बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने दक्षिण की बात कही और मैंने कहा कि गोंडवाना का विभाजन जब आपका कहां पर हुआ था, कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। अब यहां पर क्या हुआ, गोंडवाना जब जुरासिक पीरियड आता है, कहां पर, जुरासिक युग, जुरैसिक युग की हम लोग बात करते हैं। तो जुरैसिक युग जब आता है तो आपका गोंडवाना लैंड में विभाजन होना शुरू हो जाता है। तो याद रख लीजिएगा कि जब जुरैसिक पीरियड आया तो यहां पर क्या हुआ, गोंडवाना का विभाजन प्रारंभ हो गया। गोंडवाना लैंड का पुनः विभाजन हुआ, पुनः विभाजन हुआ। ठीक, अब हमने तो बता दिया जुरैसिक पीरियड में हो रहा है ये। ठीक, अब ये किसके कारण हुआ, ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछता है कि आखिर जुरैसिक पीरियड में कौन सी ऐसी स्थिति बन गई जो गोंडवाना का विभाजन हुआ। उसका विभाजन का मूल कारण क्या था वो भी आप लोग याद कर लीजिए। तो ज्वारीय बल की बात करते हैं यहां पर, किसके कारण, ज्वारीय बल के कारण इसका विभाजन हुआ। किसका, गोंडवाना का। तो यहां पर लिख लीजिएगा ज्वारीय बल के कारण इसका विभाजन हुआ। ठीक है, किसके कारण हुआ, ज्वारीय बल के कारण। और जब हम लोग कार्बोनिफेरस में बात करते हैं तो ये भी नोट कर लीजिए, आप लोगों के प्रश्न पूछा जाता है कि जब आपके पैंजिया का विभाजन हुआ तो उसका मुख्य कारण क्या था। तो पैंजिया का विभाजन गुरुत्वीय बल एवं आपका प्लवनशीलता बल, गुरुत्वीय बल एवं प्लवनशीलता बल के कारण पैंजिया का विभाजन हुआ। पैंजिया का विभाजन हुआ। तो यह भी कई बार पूछा जाता है कि पैंजिया का विभाजन किन कारणों से हुआ।
तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर आए, हमने कहा कि भाई अब तो गोंडवाना का विभाजन हुआ। अब जब गोंडवाना का विभाजन होगा तो निश्चित रूप से इससे किसकी किसकी उत्पत्ति होने वाली है। अब यहां पर अब आप बड़े आराम से चीजों को समझिएगा कि जब गोंडवाना का हमने कहा विभाजन, अब यहां पर गोंडवाना का विभाजन हम लोग करेंगे। गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, तो क्या हुआ, जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो निश्चित रूप से आपका क्या बना, दक्षिणी अमेरिका बना। दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ। जब गोंडवाना का विभाजन हो रहा था तो याद कर लीजिएगा, दक्षिणी अमेरिका का विभाजन हुआ। फिर इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अफ्रीका का आपके विभाजन हुआ। अफ्रीका का हुआ। ठीक, जब गोंडवाना का विभाजन हुआ दोबारा, आपका जुरासिक पीरियड में विभाजन हुआ इसका, तो आपका क्या क्या चीजें गोंडवाना से अलग हुई, आपके दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया। इसके बाद यहां पर बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, प्रायद्वीपीय भारत का। तो यहां पर लिखिए प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। क्लियर है कि पहला अगर हम देखें तो ये सब किसके पार्ट आ रहे हैं, ये गोंडवाना के विभाजन के पार्ट है। तो प्रायद्वीपीय भारत का विभाजन हुआ। यहीं से आपका क्या होता है, मेडागास्कर भी टूटकर अलग हुआ है। ये जो यहां पर अफ्रीका के बगल में एक आपको तार टाइप का दिखता है, ये मेडागास्कर इसका भी विभाजन इसी काल में हो रहा है। ये आपके किससे, गोंडवाना के पार्ट हैं। और ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, अब ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को मैं लिख दे रहा हूं, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। इसका भी विभाजन किससे हुआ, गोंडवाना लैंड से ही। इसका भी विभाजन गोंडवाना लैंड से होता है, याद रखिएगा। और इसके बाद अंटार्कटिका का भी विभाजन हुआ है। जो नीचे इसके क्या है, अंटार्कटिका का विभाजन हुआ। ये किसके पार्ट हैं सब, ये सब गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। ये बड़े आराम से समझिएगा। अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि मैंने वहां से क्यों शुरू किया और यहां तक क्यों लाने का प्रयास किया, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं वहां पर लेके जाऊंगा तो आप लोग चीजें समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये विभाजन हुआ आपका, अंटार्कटिका का विभाजन हुआ और इससे रिलेटेड कई आइलैंड का निर्माण हुआ। तो अब मोटा मोटा हम लोगों ने चीजें समझ ली कि इनका निर्माण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तब क्या होता है, भारत के भूगार्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीन दो प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। याद रख लीजिएगा, भारत की भूगार्भिक संरचना में दो तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। याद रख लीजिएगा। अब कौन कौन सी दो तरह की चट्टानें हैं, एक तो गोंडवाना के टाइम जब विभाजन हुआ होगा, जब पैंजिया रहा होगा तब भी कुछ चट्टानें रही होंगी। ठीक, उसके बाद जब गोंडवाना का विभाजन हुआ होगा तब भी कुछ चट्टानें रही होंगी। क्लियर है ना। तो क्या हो गया, प्राचीनतम चट्टानें और नवीन चट्टानें। कौन सी, प्राचीनतम चट्टानें
परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही हो आप लोग मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। प्राचीनतम चट्टानें, और हम बात करें नवीन चट्टानों की, नवीन चट्टानों की, तो यहां पर दो तरीके की चट्टानें हुई। अब इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं कहीं से भी आपको ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि आप लोग गोल गोल घूमने लगे, तो कोशिश ये रहेगी कि आपको थोड़ा समझा के वहां तक लेके जाएं, क्योंकि ऑप्शनल की क्लास नहीं है ये, ठीक। जो मेंस की क्लास होती है उसमें हम लोग ज्यादा डिटेलिंग करते हैं, तो वहां पर हम लोगों को अलग पैटर्न से हम लोग पढ़ाते हैं। तो चीजें अब यहां पर आप चीजें समझिए। मैंने कहा प्राचीनतम चट्टानें और नवीन चट्टानें, और मैंने क्या किया कि जुरासिक पीरियड में आपका यदि हम देखें गोंडवाना का विभाजन हुआ, गोंडवाना में विभाजित क्या हुआ था, तो यहां पर समझिएगा मैंने वर्ड यूज किया था बेटा, आप लोगों को याद है सभी लोगों को, मैंने कहा था कि प्रायद्वीपीय भारत किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? गोंडवाना लैंड का भाग है। अर्थात अगर यहां पर हम बात करें कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा यह है कि आप यहां पर समझिए कि ये प्राचीन, तो यहां पर जो चट्टानें पाई जाएंगी इस प्रायद्वीपीय भारत में जो चट्टानें पाई जाएंगी वो कैसी होंगी? प्राचीन चट्टानें होंगी। कैसी होंगी? प्राचीन चट्टानें होंगी। क्लियर है कि यहां पर जो भी चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत की, इसकी स्थिति जो इस तरह से बनी हुई है, इस स्थिति की बात करेंगे तो यहां पर चट्टानों का क्रम कैसा होगा? प्रायद्वीपीय चट्टानें पाई जाएंगी, मतलब प्राचीन चट्टानें यहां पर पाई जाएंगी। लेकिन जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं, किसकी? उत्तर भारत की, जो आपका ये मुकुट बना हुआ है, ये सर बना है भारत का, कुछ ऐसा सर बना है ना आपके भारत का, खरगोश के कान टाइप, ठीक। तो खरगोश के कान टाइप का जो ये सर बना है, ये क्या है? नवीन चट्टानों का है। क्या है बेटा? ये नवीन चट्टानों से निर्मित है। आखिर अगर हम बात करें, क्या हिमालय प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में था पहले, या हिमालय आज जो ये टूटा है, इस समय हिमालय की तो उत्पत्ति नहीं हुई थी, ठीक। तो हिमालय इस समय नहीं था, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत जो है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये प्राचीन चट्टानों का प्रतिनिधित्व करता है। और जो ग्रेट आपका हिमालयी क्षेत्र है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? नवीन चट्टानों का प्रतिनिधित्व करता है। ये याद रख लीजिएगा। अब दिमाग में इससे ज्यादा आप लोगों को कहीं पर कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि जो हिमालय है, हिमालयी क्षेत्र का निर्माण है, जो उत्तर भारत का निर्माण है, वो कैसा है? वो नवीन निर्माण है आपका, ठीक है। वो कैसा है? वो नवीन निर्माण है। किसी को कोई डाउट हो इस पे तो पूछ सकता है मुझसे, किसी को भी कोई डाउट हो तो वो बता सकता है, ठीक। चलिए, अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट हो? सिंगल, किसी को नहीं है? बता दीजिए, फिर ना कहिएगा कि डाउट हो रहा है। मुझे एक बार बता दीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे फटाफट एक बार कमेंट करके बता दे, तो जिससे मुझे क्लियर है। ओके है, चलिए आगे चलते हैं। फिर हम लोग आगे चल रहे हैं, फिर स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां से। फिर अब मान के चल रहा हूं कि आप सभी को सब कुछ समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं हम लोग कि जो आर्कियन युग है या प्राचीन युग की बात करते हैं जब, तो प्राचीन युग में जो हमने कहा कि पैंजिया का विखंडन हुआ, तो जो आर्कियन युग आएगा, आर्कियन युग की बात करेंगे, आर्कियन युग। तो आर्कियन युग की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है, या प्राचीन की बात करते हैं तो आर्कियन युग या प्राचीनतम युग की, तो उसका संबंध सीधा किससे है? आर्कियन युग की चट्टानों का सीधा संबंध यदि देखें, सीधा संबंध, मैम दूसरा पेन दीजिए, ठीक। दूसरा संबंध यदि हम देखें है ठीक, यहां पर
सीधा संबंध यदि हम देखें तो ये किससे है, प्राचीन या गोंडवाना या आर्कियन युग से, या सॉरी आर्कियन से कह रहा हूं, या आपका पैंजिया से है, या पैंजिया से माना जाता है। याद रख लीजिएगा इसको, दिमाग लगा के अपने स्थिर मन से बस इतना दिमाग लगाइए कि प्राचीन की बात कर रहा है तो गोंडवाना से संबंधित है, बस इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं समझना। अब यहीं पर बात आती है कि अच्छा ये तो प्राचीन की बात हो गई, अब नवीन भागों के निर्माण की बात करें तो नवीन भागों का निर्माण कहां से और किस काल से तो प्रारंभ होता है, तो याद रखिएगा क्वाटरनरी युग जो आता है ये क्या होता है, ये आपके नवीन परतदार चट्टानों की इसमें बहुलता पाई गई है। मैदानी भागों में, मैदानी भाग जो आपका उत्तर का मैदान है वहां पर क्या हो गया, नवीन चट्टानों की बहुलता इस युग में नवीन चट्टानों की बहुलता पाई जाती है। ठीक, इस युग में क्या हुआ, क्वाटरनरी युग में आपका मैदानी क्षेत्र के साथ साथ नवीन युग की चट्टानों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है इतनी चीजें। अब यहां से हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं कि अब जब हम बात करते हैं तो नवीन परतदार चट्टानों का निर्माण आपके क्वाटरनरी युग से प्रारंभ हो जाता है। अब बात करते हैं भारतीय क्रम की चट्टानें, तो शायद अब आप लोगों को क्लियर रहेगा। भारतीय क्रम की चट्टानें क्लियर है। चल आते हैं, स्टार्ट करते हैं भारतीय क्रम की चट्टानों को। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा आर्कियन। यदि हम बात करें अति प्राचीन समूह की चट्टानें, सबसे पहले आएगा अति प्राचीन समूह की चट्टानें। अब प्राचीन चट्टानों की बात की जा रही है तो प्राचीन चट्टानें भी दो भागों में वर्गीकृत हैं। एक तो आर्कियन युग की चट्टानें, पहला पॉइंट आ जाएगा आर्कियन युग की चट्टान, और दूसरी आ जाएगी इसी में आपके अति प्राचीन समूह की चट्टानों में ही आर्कियन युग आ गया। और दूसरा पॉइंट आता है धारवाड़ युग की चट्टानें, धारवाड़ युग की चट्टानें। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। 101% श्योर होता है कि यहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। रामबाण है ये आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्कियन अति प्राचीन हो गया, फिर इसके बाद पुराण युग आ जाता है। पुराण युग की चट्टानें। अब पुराण युग की बात कर रहे हैं तो पुराण युग को समझिएगा कि पुराण युग की चट्टानों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें भी यदि हम देखें तो 2 क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन सी है? एक तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें, नंबर 1 कुड़प्पा। ठीक, कुड़प्पा या कड़प्पा भी आप लोगों को कई जगह देखने को मिलेगा। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। और नेक्स्ट की बात करते हैं तो विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें याद रख लीजिएगा कि पुराण युग में 2 हैं और आपके अति प्राचीन में भी 2 हैं।
ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं द्रविड़ीयन युग की चट्टानें। अब अति प्राचीन हो गया, फिर पुराण आ गया, तो द्रविड़ भी तो आएंगे। अब द्रविड़ लोग आएंगे तो द्रविड़ युग की बात कर लेते हैं। तो द्रविड़ युग की चट्टानें, युग की चट्टानों की बात करते हैं। तो द्रविड़ युग की चट्टानों की बात करते हैं। अब द्रविड़ युग में कौन कौन आ रही हैं, इनको हम लोग समझ ले, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को समझना है तो हम लोग इसको पहले ये जान ले। ठीक है, सबसे पहले कैम्ब्रियन युग की चट्टानें इसमें आएगा। कैम्ब्रियन युग की चट्टानें, ब्रियन युग की चट्टानें। नेक्स्ट की बात करें कैम्ब्रियन के बाद यदि हम बात करते हैं आर्डोबीसियन युग की चट्टानें। कैम्ब्रियन हो गया, आर्डोबीसियन हो गया, आपका डिबोनियन हो गया। नेक्स्ट की बात करें डिबेनियन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें आर्डोबीसियन, डिबेनियन, और इसके बाद आपका आता है कार्बनीफेरस युग। कार्बनीफेरस युग की चट्टानें, कार्बनीफेरस युग की चट्टानें। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं आपके द्रविड़ युग हो गया। फिर आर्यन समूह की चट्टानें, आर्यन समूह की चट्टानें। अभी पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग लिखते चलिए, फिर इसके बाद हम लोग जब इस टॉपिक पे आएंगे तब आप लोगों को बड़ा मजा आएगा इसमें। ठीक है, आर्यन युग की चट्टानों की बात करते हैं तो गोंडवाना, दक्कन ट्रैप आपका आ जाएगा। गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। नेक्स्ट की बात करें टर्सरी युग और क्वाटनरी। ठीक, तो ये आपके इस क्रम की चट्टानें हैं। ये आप लोगों का ये क्रम रहेगा चट्टानों का। तो याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले अति प्राचीन आएगा, प्राचीन के बाद पुराण आ जाएंगे। पुराण लोग जो थे वो द्रविड़ लोग आए, इसके बाद पुराण के जो पाठ करें उसके बाद द्रविड़ ले आइए। द्रविड़ के बाद कौन हमारे भारत में लास्ट में आए, आर्यंस आए। तो आर्यन युग की चट्टानें हो गई। अब इनको एक एक करके हम लोग समझें। अब यहां पर एक चीज और है आप लोगों को, अभी मैंने आपको द्रविड़ युग की चट्टानें बताई, तो यहां पर यदि हम द्रविड़ युग की चट्टानों की बात करते हैं तो द्रविड़ युग में आप लोगों ने 4 देखा है कि आपके कैम्ब्रियन, आर्डोबेसियन, डिबोनियन और कार्बनीफेरस युग की बात की गई है। लेकिन यदि हम विश्व स्तर की चट्टानों की संरचना की बात करते हैं, जो आप लोगों के विश्व स्तर की चट्टानों की संरचना देखें तो आपकी पहले देख लीजिए स्टेप में, यहां पर जो पैलियोजोइक इरा था इसमें था कैम्ब्रियन, आर्डोबीसियन, सिल्यूरियन, डिबोनियन, कार्बनी और पार्मियन। लास्ट में जो आपका आता है पार्मियन, ये आपका भारतीय क्रम की चट्टानों में नहीं पाया जाता है। प्रश्न यहीं से पूछेगा कि ये भारतीय युग की क्रम की चट्टानों में कौन सा युग नहीं पाया जाता है, तो ये वाला नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है। अभी इस पे भी बात करेंगे, सेनोजोइक युग की भी बात करेंगे हम लोग। इसमें भी बहुत सा भारत में हुआ है। अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें, ये सेनोजोइक की बात करें, वो आप लोग सेनोरीटा वाला गाना सुने हैं ना, वही वाला रीटा है ये। ठीक, तो इसमें क्या हुआ है ये भी याद रख लीजिएगा कि इसमें हिमालय की उत्पत्ति की बात है। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप ओलिगोसीन में आपका ग्रेटर हिमालय आया, मायोसीन में आपका मिडिल हिमालय आया और प्लायोसीन में आपका क्या आ गया, आपका शिवालिक हिमालय आया। तो इसमें याद रख लीजिएगा कि इसमें अभी आ गए हैं यहां पर, तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए कि आपका
ओलिगोसीन में ग्रेटर हिमालय का निर्माण होता है। ग्रेटर हिमालय का निर्माण होता है। लिख लीजिए, नवीन है ना, मैंने आप लोगों को नवीन बताया था, तो नवीन इरा में हम लोग आ गए हैं। ठीक, नवीन क्रम की चट्टानें जो है मायोसीन, इसमें आपका मध्य या मिडिल हिमालय का निर्माण होता है। और प्लायोसीन में आपका शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक, ये सारे पॉइंट आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं मेन अपना टॉपिक पे। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है आर्कियन युग की चट्टानें। कौन सा पॉइंट आ रहा है? आर्कियन युग की चट्टानें। ठीक है, अब आर्कियन युग की चट्टानों की खासियत क्या है? सबसे पहले इन चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? आपके ज्वालामुखी से हुआ। पहला पॉइंट लिखिए कि आर्कियन युग की चट्टानों का निर्माण किससे हो रहा है? ज्वालामुखी से के लावे से हुआ है। ज्वालामुखी के लावे से इस युग की चट्टानों का निर्माण हुआ है। याद रख लीजिएगा कि आर्कियन युग की चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? तो आर्कियन युग की चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा निकलने वाला जो तप्त लावा होता है, उससे इस युग की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब ज्वालामुखी से एक अपने दिमाग में अब चलाना है, अब कहीं आप लोगों को सोचना नहीं है, जितना सोचना था उतना सोच चुके हैं। अब स्टेप बाय स्टेप दिमाग लगाना है कि यदि मैं कहूं लगभग 600 के ऊपर टेम्परेचर हो तो क्या होगा? आपकी लोहा तक गल जाता है। तो यहां पर यदि हम तापमान की बात करें तो ज्वालामुखी का तापमान इतना अधिक होता है कि आप लोगों का क्या हो जाता है? लोहा तक गल जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर क्या जीवाश्म पाए जाएंगे, यहां पर यदि हम जीवाश्म की बात करें तो इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे, तो ज्वालामुखी से निर्मित है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। याद रख लीजिएगा कि आर्कियन युग की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यदि यहीं पर बात करें कि आर्कियन युग की चट्टानों का निर्माण किससे हो रहा है? लावे से हो रहा है। तो यहां से और दिमाग लगा लें, ये अत्यधिक ठोस होंगी। ठीक है, क्या होंगी? अत्यधिक ठोस होंगी। ये अत्यधिक ठोस होंगी। ठीक है, अब अत्यधिक ठोस है तो इनका इरोजन या क्षरण की बात करें, इनका क्षरण जो होगा ये बहुत लंबे समय के पश्चात होगा। लंबे समय के पश्चात होगा। क्लियर है? इनका क्षरण बड़ी आसानी से इनका क्षरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें और क्षरण होता भी है तो आपके आर्कियन युग की चट्टानों का यदि क्षरण होता है तो काली मृदा और नीस का निर्माण करती हैं। ठीक है,
बहुत पुरानी है। वर्तमान समय में यदि हम बात करें, ठीक, वर्तमान समय में यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है कि इसका इरोजन इतना ज्यादा हो गया, क्योंकि अत्यधिक समय से ज्यादा पुरानी है, तो इसका इरोजन हुआ और इरोजन होके इससे क्या हुआ, नीस का निर्माण हुआ है। नीस का निर्माण हुआ है, क्योंकि वर्तमान की बात कर रहे हैं कि इससे जो इरोजन हुआ, जो क्षरण हुआ, अब वास्तविक रूप में चट्टाने न रह के नीस के रूप में परिणित हो चुकी हैं। इनका रूपांतरण हो चुका है, इनका मौलिक रूप नष्ट हो गया है, मौलिक रूप नष्ट हो चुका है। ठीक, इनका क्या हो गया, मौलिक रूप नष्ट हो गया। जब किसी चीज का मौलिक रूप नष्ट हो जाता है, निश्चित रूप से उसके आकार में परिणति, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक, तो इसमें क्या नहीं पाया जा रहा है, जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। इसकी उत्पत्ति किससे हो रही है, ज्वालामुखी के लावे से हो रही है। ठीक है, आगे चले इसी में हम लोग यदि, तो यहां पर एक चीज और याद रखना है कि इन चट्टानों का यदि क्षेत्र पूछता है कभी भी, तो ये याद रख लीजिएगा कि क्षेत्र कहां कहां है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, नोट कर लीजिए चाहे इनका क्षेत्र, इनका क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु। देखिए ये कहां पर है, ये प्रायद्वीपीय भारत की हमने बात की है, तो प्रायद्वीपीय भारत में ही है। और ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश में ये पाई जाएंगी, मध्य प्रदेश में पाई जाएंगी, उड़ीसा में पाई जाएंगी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक, झारखंड, छोटा नागपुर पठार, झारखंड खंड, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। ठीक, तो इन क्षेत्रों में आपकी आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं, आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। और एक ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इनका क्षेत्र जो विस्तारित क्षेत्र है, तो इनका विस्तारित क्षेत्र, यह इनका विस्तारित क्षेत्र होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसी में, यदि हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर एक चीज और याद रखना है आपको जो इंपॉर्टेंट है, कि इस काल में जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस काल में जीवों की उत्पत्ति के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। क्लियर, याद रखिएगा कि इसमें कोई एविडेंस नहीं प्राप्त है कि यहां पर इस काल में, आर्कियन युग के टाइम में जीवों की उत्पत्ति रही हो, ऐसा कोई एविडेंसेस नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसी में आगे चलते हैं। तो यहां पर याद रख लीजिएगा कि आर्कियन युग की चट्टानों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के प्रश्न में पूछा जाता है। आर्कियन युग की चट्टानों में पाए जाने वाले तत्वों की बात करते हैं, कौन सा तत्व पाया जाएगा। तो यहां पर हम लोग बता दें कि इसमें क्या क्या चीजें बहुलता में पाई जाती हैं। तो आर्कियन युग की चट्टानों में लौह तत्व और सोना सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लौह तत्व और सोना। ये वो वाला सोना नहीं है, ये वाला सोना है जो पहनते हैं हम लोग हैं। ठीक,
तो ये नहीं कहे अच्छा सर ने कहा था सोना सबसे ज्यादा उसी टाइम पे पाया जाता, मतलब उस समय का आदमी बढ़िया आराम से सोता था। तो ये मत सोच लीजिएगा कि उस समय का आदमी बहुत आराम से सोता था, आदमी नहीं था, जीव जंतु नहीं थे, तो सोने के लिए जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस समय हमारी पूरी पृथ्वी में ज्वालामुखी का उद्गार बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो इसमें जो आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि लौह तत्व और सोना सबसे ज्यादा किस चट्टानों में या किन चट्टानों में पाया जाता है या किस चट्टान में पाया जाता है, तो आपको बताना है आर्कियन युग की चट्टानों में सबसे ज्यादा सोना और लौह तत्व पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाना। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक, आर्कियन युग की चट्टानों के बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अपने नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धारवाड़ युग की चट्टानें। कौन सा? धारवाड़ युग की चट्टानें। ठीक, अब धारवाड़ युग की चट्टानों की बात कर रहे हैं, तो पहले क्या हो चुका है? आर्कियन युग की चट्टानें आ चुकी हैं। तो याद यहां पर रखना है आपको कि आर्कियन युग की चट्टानें, इसके पहले क्या था? आर्कियन। अब याद करने का एक फंडा भी है ये, आर्कियन युग, इसके बाद आपका आ रहा है धारवाड़ युग। ठीक, अब जैसे कि मान लेते हैं आर्कियन युग की ये चट्टानें हैं। ठीक, इसे हम मानते हैं चट्टान, आप लोग भी मान लीजिए, क्योंकि मैं मान रहा हूं तो आप लोगों को भी मानना जरूरी है, नहीं तो दोनों नहीं मानेंगे गड़बड़ा जाएगा। ठीक, अब ये चट्टान क्या होगी? टूटेगी फूटेगी। ठीक, अब इसमें टूट फूट होगी। ठीक, तो इसके जो टूटने वाले पार्ट हैं, तो मिट्टी के साथ मिलकर यहां पर जाके एक चट्टान को, कई लाखों वर्षों के पश्चात की कहानी है। ठीक, तो यहां पर एक दूसरी चट्टान का निर्माण करेंगे धीरे 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 धीरे। तो ये कितनी परत दर परत इसका निर्माण होगा। इसका निर्माण कैसा होगा? परत दर परत इसका निर्माण होगा इस क्रम की चट्टानों का। एक बार में ही ये पूरी चट्टान नहीं निर्मित होगी, जबकि इसका निर्माण किससे हो रहा है? ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी से, तो ज्वालामुखी से हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जब ज्वालामुखी उद्गारित होगा, वॉल्केनो निकलेगा, तो एक ही बार में निकला और पूरी तरफ लावा चारों तरफ फैला दिया, तो उससे क्या हो गया? एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया एक बार में ही। ठीक, वो 50 बार नहीं फुसुक फुसुक नहीं करता है। ठीक, तो एक ही बार फुस से करता है और एरिया साफ कर देता है, जितना भी हम लोगों के अगल बगल में गंदगी होगी। अगर मान लीजिए कि इलाहाबाद में ज्वालामुखी निकल आया, तो इलाहाबाद को बिल्कुल साफ कर देगा, कोई ना आदम की जात ना पेड़। तो यहां पर आने वाले समय में पेट्रोल खूब मिल जाएगा आप लोगों को, कोयला मिलेगा, कुछ समय बाद धरती फट जाए अचानक से, तो पेड़ पौधे इंसान समा जाएं, तो उसमें क्या हो जाएगा कि कोयला पेट्रोल वगैरह आने वाले 1000 वर्षों बाद हम लोग दबे रहेंगे, कंकाल वंकाल एकदम सड़ सुड़ के स्वाहा, तो हम लोगों का पेट्रोल बन जाएगा, तो हमारे देश के काम आएगा। तो सोचिए कि कितना काम होता है कि भूगोल से भी। तो इसी तरह से यहां से भी आप समझिए इसको कि ये क्या है, एक परत के बाद दो परत, तीसरी परत, चौथी परत, इस तरह से परत दर परत इस धारवाड़ युग की चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक, तो धारवाड़ युग की चट्टानें कैसी होंगी? ये आपकी प्रथम, यदि हम बात करें पहली परतदार या प्रथम परतदार चट्टानों का निर्माण यदि होता है, तो वो किस काल में हुआ? वो आपके धारवाड़ युग में हुआ। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रथम परतदार चट्टानों का निर्माण धारवाड़ युग में होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को कैसे धारवाड़ युग में प्रथम परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ? किसी को कोई अगर डाउट हो तो वो पूछ सकता है कि इस चीज पे हमें इस क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है। ठीक, किसी को भी अगर डाउट हो
ठीक, ये चीज क्लियर हो गई कि प्रथम परतदार चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। तो प्रथम परतदार चट्टानों का निर्माण आप लोगों को क्लियर हो गया कि इसमें कैसे हुआ। दूसरी बात आती है कि यह चट्टान भी कैसी चट्टानें हैं, क्योंकि आपका प्राचीन युग है, ठीक, अति प्राचीन युग की बात कर रहे हैं, तो अति प्राचीन युग में आर्कियन युग है और उसी में आपका धारवाड़ युग है। तो ये भी कैसी चट्टान हो जाएगी, ये अति प्राचीन चट्टानें हैं। क्या है, अति प्राचीन चट्टान है। ये क्या है, ये भी कैसी चट्टान है, ये अति प्राचीन चट्टान है। लेकिन यहां पर मैंने कहा है कि ये प्रथम पर आपकी परतदार चट्टान भी है, लेकिन याद रखिएगा इस प्रथम परतदार चट्टान का मुख्य कारण क्या है कि इसका निर्माण आपकी जो मेन है आर्कियन युग की चट्टान उससे हुआ है। ठीक, दूसरा, इस समय जीवों की उत्पत्ति के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किसके, जीवों के उत्पत्ति के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। अब जब साक्ष्य नहीं है तो निश्चित रूप से परतदार पर चट्टान हो, चाहे उसके एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड लगा दीजिए, जब एविडेंस ही नहीं मिलेगा तो कैसे। ठीक, जब जीव नहीं होगा तो किसको चिपकाएंगे। मान लीजिए कि एक बोर्ड ये है, एक बोर्ड यहां आ जाए, अगर मैं ना रहूं, मैं यहां नहीं रहूंगा तो दीवार से सटाएंगे भी तो बोर्ड ही बोर्ड तो आपस में सटे, इंसान तो नहीं सटा। अब आप लोग सोच रहे हो काश परतदार चट्टानों में एक परत ऐसी भी हो कि कोई मिल जाए, एग्जाम्पल के रूप में मैं आप लोगों को इसी में चिपका दिखूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो एग्जाम्पल अपने कल्पना से थोड़ी दूर रखिएगा। कई बार होता है, सारे छात्र यही कहते हैं कि टीचर का अगर एग्जाम्पल में बढ़िया ये चपका मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे हाई स्कूल इंटर में रहते हैं, हम लोग भी सोचते हैं जब सोशलॉजी वगैरह का टीचर आता है, मैथ का टीचर आए, साइंस का, मारता जो बहुत टीचर है उसी के मन में ये सोचते जाए एक्सीडेंट हो जाए इसका, है ना। तो ऐसा आप लोग कल्पना मत करिएगा कि जीवाश्म के रूप में मैं दिखूं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे कि प्रथम परतदार चट्टान आई, लेकिन वहां पर जीव नहीं थे। तो जीव नहीं तो बेटा वहां पर क्या हो जाएगा, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। याद रखिएगा इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। क्लियर है, ये पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि इसमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि जीव नहीं थे, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, या फिर रहे होंगे तो उनके जीवाश्म क्या हो गए होंगे, लंबे समय तक दबे रहने के कारण नष्ट हो गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर अगर जीव रहा होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों को पता नहीं है उस समय क्या था क्या नहीं था। ठीक, तो उस समय यदि जीव रहा भी होगा तो लंबे समय दबे रहने के कारण वो क्या हो गए, समाप्त हो गए, उनको किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आपके अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों में हुआ है। याद रख लीजिएगा, आपकी अरावली पर्वत माला का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। याद रख लीजिएगा कि अरावली का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ। दूसरा, अगर हम बात करें तो अरावली, अगर पर्वत की बात करते हैं तो अरावली पर्वत हमारा कैसा पर्वत है, अरावली प्राचीन फोल्डेड माउंटेन है, प्राचीन वलित पर्वत है। याद रख लीजिएगा, प्राचीन वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। कौन सा,
अरावली हमारा प्राचीन वलित पर्वत है, आज का नहीं है, बहुत पुराने टाइम का है। ठीक, अब तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त की तरफ है। यह वलित पर्वत, या कई बार आप यहीं पर इसमें पढ़ते हैं मोड़दार पर्वत। क्या? मोड़दार पर्वत भी आप लोग पढ़ते हैं, तो यहां पर इसे मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। याद रख लीजिएगा कि इसे मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, इसको मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। तो संसार का सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत कौन सा होगा? आपका अरावली क्रम की चट्टानों, इस जो आपकी धारवाड़ युग की चट्टानें होंगी, ये आपकी प्राचीनतम, अगर हम बात करेंगे तो प्राचीनतम चट्टानें हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की इसी में बात करते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका आ जाएगा कि अब हमने यहां पर भी बात कर ली कि इस क्रम की चट्टानों की भी बात कर ली, तो इसका अब पूछा जाएगा क्षेत्र विस्तार कहां पर है? क्षेत्र विस्तार, फिर इसके बाद खनिज की बात कर लेंगे। विस्तार, क्षेत्र विस्तार, अगर हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें तो इसका क्षेत्र विस्तार कहां है? तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले में, कर्नाटक के धारवाड़ में। ठीक, शिमोगा बेल्लारी नागपुर, जबलपुर, राबी कह रहा हूं, रीवा गुजरात के चंपारण में, हिमाचल में। ठीक, तो गुजरात आदि डाल दीजिए। ठीक, आदि जगहों पे इसका क्षेत्र विस्तार है, याद रख लीजिएगा। इसका क्षेत्र विस्तार आपका कहां कहां पर है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि इस क्रम की चट्टानों में क्या क्या खनिज पाए जाएंगे, ये कौन से खनिज पाए जाते हैं जिसके लिए ये जानी जाती है। तो एक चीज याद रख लीजिएगा, इसमें खनिजों की बात करें तो इसको, यह धारवाड़ युग की चट्टान को हम आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण चट्टानों में देखते हैं। यह आर्थिक संपन्न चट्टान है, यह पॉइंट बना के लिख लीजिए। इस चट्टान को क्या कहते हैं? आर्थिक संपन्न चट्टान कहते हैं। इसमें याद रख लीजिए कि ये भारत की आर्थिक संपन्न है। आर्थिक संपन्न का मतलब है इसमें मैक्सिमम खनिज प्राप्त होते हैं। क्या होता है? इसमें मैक्सिमम खनिज आप लोगों के प्राप्त होते हैं। कौन कौन से खनिज आपको यहां पर प्राप्त होंगे? एक तो लोहा है, जिसके लिए आप लोग रोते हैं। लोहा, आप लोग क्या, हम लोग क्या, भारत सरकार हमेशा इसी के लिए परेशान होती है। लोहा, तांबा, क्रोमियम। ठीक, क्रोमियम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्रोमियम की बात, यदि मैग्नीशियम, टंगस्टन, जस्ता, मैग्नीज, टंगस्टन, जस्ता, सोना, चांदी, सोना। ठीक, अब देखते जाइएगा इसमें कितने कितने खनिज मिलते हैं। सोना, सीसा, अभ्रक, सोना, सीसा, अभ्रक। इसलिए इसे महत्वपूर्ण रूप से यदि देखें, कोबाल्ट, आपका कोबाल्ट
आदि खनिज, आदि खनिज, अभी खनिजों का अंत नहीं है, तो याद रख लीजिए कि कितने खनिज इस चट्टान में प्राप्त हो रहे हैं आप लोगों को, तो इसे क्या कहा जाता है, सर्वाधिक यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा खनिज अगर कहीं से निकलते हैं तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही निकाला जाता है, तो इसे आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। याद रख लीजिएगा कि पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि आर्थिक दृष्टि से कौन सी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट की बात करते हैं पुराण युग की चट्टान की, किसकी, पुराण युग की चट्टानों की बात करते हैं। चट्टान, अब पुराण आ गया तो अब पुराण पे चलते हैं। पुराण युग में सबसे पहले कौन आएगा, फटाफट बता दीजिए कि पुराण युग की यदि हम लोग बात करते हैं, ठीक, पुराण युग की बात करते हैं तो पुराण युग में सबसे पहले कौन सी चट्टानें आती हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। सबसे पहले यदि हम बात करें तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें कौन सी आएंगी, की चट्टान। अब देखिए कुडप्पा क्रम की चट्टान आ गई तो यहां पर अब हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले आर्कियन युग है, आर्कियन युग आया था, फिर उसके बाद कौन सा आया, धारवाड़ आया, फिर इसके बाद अब आ रहा है कुडप्पा। ठीक, तो एक स्टेप में देखा जाए इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी, ज्वालामुखी से। फटाफट इसको समझते चलिए, ज्वालामुखी से, अर्थात इसकी बात करें तो ये बेसाल्टिक लावे से इसकी उत्पत्ति हुई है, बेसाल्टिक लावे से। ठीक, अब बेसाल्टिक लावे का इरोजन होगा तो क्या हो जाएगा, काली मृदा का निर्माण होगा, मृदा का निर्माण हो जाएगा। फटाफट समझते चलिए, मृदा का निर्माण। नेक्स्ट इससे क्या हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। अब धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ तो क्या हुआ, प्रथम परतदार चट्टान हुई, प्रथम परतदार चट्टान का निर्माण हुआ, चट्टान का निर्माण। ठीक, न इसमें जीवाश्म न इसमें जीवाश्म, लेकिन ये क्या है, आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान है, आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान है। अब आप लोगों को ऐसे ही रखना है, संपन्न चट्टान, इसी तरह से याद कर लेना है। ठीक, अब कुडप्पा की चट्टान इससे निर्मित होगी तो निश्चित रूप से जब दूसरे क्रम की चट्टान होगी तो यहां पर क्या होगी, ये द्वितीयक स्तर पर, ये द्वितीयक क्या हो जाएगी, परतदार चट्टान होगी कि नहीं होगी। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है सभी लोगों को कि द्वितीयक टाइम की यदि हम देखें तो द्वितीयक परतदार चट्टान होगी कि नहीं होगी, ये फटाफट बताइए मुझे, क्योंकि अब इसका इरोजन होगा, किसका, अब धारवाड़ चट्टानों का इरोजन होगा और उससे किसकी उत्पत्ति होगी, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा, याद रख लीजिएगा इसमें। ठीक, अब जब इसमें कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हो रहा है, इसके बाद यदि हम बात करें तो यहां पर सेकंड पॉइंट पे कुडप्पा क्रम आ रहा है। तो अब यहां पर और चीजें समझिएगा, यह क्षेत्र अगर बात करें तो ये परतदार हो गई, दूसरी परतदार चट्टान है, लेकिन क्या यहां पर जीवाश्म पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये क्रम भी अभी जीवाश्म स्थिति में नहीं है। ठीक, तो यहां पर भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। तो इसके जो पूछा जाता है वो सीधा पूछा जाता है क्षेत्र विस्तार। आप लोग याद कर लीजिएगा, क्षेत्र विस्तार की बात करते हैं, इसका क्षेत्र विस्तार कहां कहां पर है। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का यदि हम बात करें तो इसका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश,
छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आदि जगह पे इसका विस्तार है। ठीक, अब ये किसके लिए जानी जाती है ये भी जान लीजिए कि ये चट्टान किसके लिए फेमस है। तो ये चट्टान लोहा और मैग्नीज, इस चट्टान में यदि खनिजों की बात करें कि क्या क्या पाया जाता है, खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं खनिज। ठीक, तो यहां पर खनिजों में लिख लीजिएगा कि क्या क्या इसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले की बात करें, इस चट्टान में लोहा, पहला पॉइंट लोहा पाया जाता है, लोहा। दूसरा बात, मतलब लोहा का मतलब आयरन रॉड नहीं पड़ी होती है, लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात की जाए तो यहां पर मैग्नीज पाया जाता है। क्या मैग्नीज, ठीक, मैग्नीज पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त इसमें एडबेस्टस, तांबा और कोबाल्ट आदि भी पाया जाता है। एडबेस्टस, तांबा, कोबाल्ट आदि भी पाया जाता है। याद रख लीजिएगा कि आदि भी पाया जाता है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, इस चट्टान में क्या पाया जाता है, बलुआ पत्थर। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी कुडप्पा क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर आदि के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, ठीक, संगमरमर और एडबेस्टस। ये किसके लिए, इनके लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक, तो बलुआ पत्थर किस पे पाया जाता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया था कि इस समय भी जीवों की उत्पत्ति के एविडेंस नहीं है, तो इस समय भी जीवाश्म नहीं पाए जाते, नहीं पाया गया। इन चट्टानों में भी किसी भी प्रकार के कोई जीवाश्म नहीं पाए गए। लेकिन मैंने कहा ये परतदार चट्टाने हैं। क्यों, क्योंकि आर्कियन युग हुआ, फिर आपका क्या आया, आर्कियन के बाद यदि हम बात करते हैं तो धारवाड़ के बाद कुडप्पा, और कुडप्पा के बाद, ठीक, तो यहां पर आपके तीसरे में कुडप्पा आ गई। अब कुडप्पा के बाद यदि हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर में आपकी कौन सी आएगी, विंध्यन युग की चट्टानें। देखिए जितना आपके काम का उतने पर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक, विशेष ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, उतना जानिए जितना आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आप लोग याद रखिए, विंध्यन युग की चट्टानों की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, विंध्यन युग की चट्टानें। अब विंध्यन युग की चट्टानों की बात कर रहे हैं तो इसको भी आप लोग अब जान लीजिए, समझना है बिल्कुल एकदम मन लगा के, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं आप लोगों को इसमें ऑप्शनल की तरह डिटेलिंग नहीं कर, केवल जीएस के लेवल पे ही उतनी चीजें की जा रही जितना आपका काम हो जाए। ठीक, तो विंध्यन युग की चट्टानों की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर इसका निर्माण यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग अपने उसी पॉइंट के साथ चलते हैं। हर जो ड्रॉ करेंगे, जो लिखेंगे, तो उसको इस तरह से लिखिए कि आपके मन में एकदम रट्टाफाइड हो जाए। ठीक, तो पहला क्या हो जाएगा, आर्कियन आ जाएगा, आर्कियन युग। ठीक, आर्कियन युग के बाद यदि हम बात करते हैं युग, ठीक, आर्कियन युग की चट्टानें, आर्कियन युग की चट्टानों के बाद यदि हम बात करें तो धारवाड़ युग की चट्टानें आई। कौन सी आई, धारवाड़ युग की चट्टानें। और धारवाड़ युग की चट्टानों के बाद कौन सा आया था, कुडप्पा युग की चट्टानें। और इसके बाद कौन सी आ रही हैं, आपकी
विंध्यन युग की चट्टान। अब देखिए एकदम रट लेंगे, एकदम से आप लोगों को रटना ही नहीं है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप याद रहेगा। इसका इरोजन हुआ तो धारवाड़ बना, धारवाड़ का इरोजन हुआ कुडप्पा बना, अब कुडप्पा का इरोजन होगा तो कौन बनेगा, विंध्यन युग की चट्टानें बनेंगी। क्या कौन बन रहा है, जब कुडप्पा युग की चट्टानों का इरोजन या अपर्दन होगा, क्षय अपर्दन होता है तो किसका निर्माण हो जाएगा, आपके विंध्यन युग की चट्टानों का निर्माण होगा। और जब इस तरह से चट्टानों का निर्माण होना है तो यहां पर पहला पॉइंट बनाइए कि यह भी चट्टान कैसी हो जाएगी, विंध्यन युग की चट्टान परतदार चट्टान होगी। कैसी होगी, परतदार चट्टान होगी। याद रख लीजिएगा ये कैसी चट्टान होगी, यह परतदार चट्टान होगी। इतना क्लियर हो गया है कि यहां पर परतदार चट्टान का निर्माण होने वाला है। ठीक, अब यहां पर यदि बात करें तो किसके बाद है, तो विंध्यन का निर्माण किसके बाद है, कुडप्पा युग की चट्टानों का बाद है। यहां पर यदि हम बात करें, ठीक, तो अब यहां पर क्या है, जलाधि निक्षेपों के द्वारा भी परतदार चट्टान है, लेकिन इन परतों में एक वर्ड यूज किया गया कि कुडप्पा युग की जो चट्टानों के बाद विंध्यन युग की चट्टानें आई, इसमें जलाधि निक्षेप भी प्राप्त हुआ। क्या हुआ, जलाधि निक्षेप भी प्राप्त हुआ। अब जलाधि निक्षेप वर्ड आ गया, जलाधि निक्षेप के द्वारा, निक्षेप के द्वारा भी परतों के निर्माण में सहायता मिली। परतों के निर्माण या परतों का कर लीजिए, परतों का निर्माण हुआ। अब जलाधि की बात हुआ तो जलाधि का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब कुछ तो होगा, ऐसे तो कोई वर्ड आता नहीं है। तो जलाधि का मतलब है जल के द्वारा, ये जो जलाधि है, जो नदियां होंगी वहां पर तालाब होंगे या वर्षा हुई होगी, उसके द्वारा लाया गया जो निक्षेप है उससे भी विंध्यन युग की चट्टानें। अब यहां पर क्या है, जल के द्वारा जो निक्षेप लाया गया है उससे विंध्यन युग की चट्टानों के परतों का निर्माण हुआ है। क्या है, इससे विंध्यन युग की चट्टानों की परतों का निर्माण हुआ है। जलाधि निक्षेप के द्वारा परतों का निर्माण होता है। किस युग की परतों का, किस युग की चट्टानों की बात कर रहे हैं हम, विंध्यन युग की चट्टानों की। अब जल की बात हो गई है तो निश्चित रूप से जब जल है तो निश्चित रूप से क्या आ जाएगा, अब यहां पर दिमाग लगाना है, जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, तो निश्चित रूप से यहां पर जीवों की उत्पत्ति के साक्ष्य प्राप्त हैं, या ये कह सकते हैं यहां पर जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी जब विंध्यन युग की चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक, ये प्रथम युग की जो परतदार चट्टानें थी, ये प्रथम युग की परतदार चट्टानें थी, ये द्वितीय युग की परतदार चट्टानें हैं। और परतदार चट्टानों को हम लोग अवसादी चट्टानों के नाम से जानते हैं। वैश्विक स्तर पे या विश्व स्तर पे जब चट्टानें हम लोग पढ़ते हैं तो जो ज्वालामुखी से निकलती है उसे आग्नेय चट्टानें कहते हैं, जो अवसादों से निर्मित होती है या फिर विभिन्न प्रकार से अवसाद, निक्षेप, इन सब से निर्मित होती है, उन्हें अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो यहां पर ये विंध्यन युग की चट्टानें ये द्वितीय क्रम की अवसादी चट्टानें हैं। कैसी हैं, ये द्वितीय क्रम की बात करते हैं हम लोग। फटाफट इसे पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते रहिए। ये क्या है, ये सेकेंड स्टेज में कैसी हैं, अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, याद रख लीजिए कि ये द्वितीय स्तर की अवसादी चट्टानें हैं। इसमें जीवों के एविडेंस मिले थे। अब जीवों के एविडेंस मिले हैं तो निश्चित रूप से इन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, इनमें जीवाश्म पाया जाएगा। क्लियर है कि इस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाया जाएगा।
क्लियर है सभी लोगों को कि किसी को कोई डाउट है? यहां तक कि क्लास में अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो बता सकता है मुझे। ठीक, इनमें क्या पाया जाएगा? जीवाश्म इनमें पाया जाएगा। क्लियर हो गया। और यहां पर याद रख लीजिएगा कि इसमें यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बलुआ पत्थर के लिए फेमस है। किसके लिए? बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। याद रख लीजिएगा कि ये जो हमारी विंध्यन युग की चट्टानें हैं ये बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं। और यदि हम यहां पर बात करें बलुआ पत्थर से क्या होगा, सबसे पहला काम तो यहां पर भवनों के निर्माण की संरचना में इन पत्थरों का यूज होता था। प्राचीन काल में, मध्यकाल में भी आप लोगों ने देखा है कि बलुआ पत्थरों से कितनी इमारतों का निर्माण किया गया है। तो वो कहां से आया? इस विंध्यन युग की चट्टानों से ही बलुआ पत्थर की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो इतना याद रहेगा आप लोगों को। यहां पर दूसरा सूक्ष्म जीव भी आप लोगों को पता चल गया। जीवाश्म है तो यहां पर अर्थात सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई होगी। किनकी उत्पत्ति हुई होगी? तो नोटे कर लीजिए आप लोग, नहीं तो भूल जाएंगे। लिख लीजिए इसमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई होगी। क्योंकि ना हम देखे ना आप देखे, जंगल में मोर नाचा ना तुमने देखा ना मैंने देखा, तो किसने देखा फिर? ठीक, तो यहां पर याद कर लीजिएगा। और सांची का आप स्तूप मंदिर की बात करें, स्तूप, सांची का स्तूप हो या लाल किला हो या फिर आपकी जामा मस्जिद हो, वो हाँ लाल बलुआ पत्थर जो यूज किया गया है वो कहां से यूज किया गया है? आपके इसी क्रम की चट्टानों से, विंध्यन युग की चट्टानों से ही इन लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया है, उपयोग किया गया है। लिख लीजिए सांची का स्तूप, लाल किला, ये तो नाम याद रहेगा, लाल किला। ठीक, जामा मस्जिद, ठीक। तो यहां से ये आप लोगों को आज बहुत सी संरचनाएं हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता रहा हूं कि लाल बलुआ पत्थर कहां से मिला था? आप लोगों के विंध्यन युग की चट्टानों से। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं कि लाल बलुआ पत्थर की जब हम लोग बात कर ही रहे हैं तो यहां पर और चीजें जान लीजिए कि इसमें कौन कौन से और खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से और खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है खनिज, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हुए चलिएगा। नंबर 1 चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। नंबर 1 चूना पत्थर। नंबर 2 बलुआ पत्थर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नंबर 3 की बात कर लेते हैं। और क्या पाया जाएगा यहां पर? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी पत्थर। यही चीना पत्थर आ जाता है ना, चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी के जो बर्तन सर्तन बनाए जाते हैं वो सब यहीं से प्राप्त होती है। ठीक, अग्नि मिट्टी। नेक्स्ट अग्नि मिट्टी। ठीक, नेक्स्ट की बात करें और क्या यहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं? ठीक, तो डोलोमाइट भी आप इस क्रम की चट्टानों से प्राप्त करते हैं। किस क्रम की चट्टानों से प्राप्त करते हैं? विंध्यन युग की चट्टानों से प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की जो पन्ना जिले में और कर्नाटक में गोलकुंडा है, वहां पर हीरे की जो खान प्राप्त हुई है, तो वो कहां पर पाई गई है? वो विंध्यन युग की संरचना में ही पाई गई है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश और दूसरा मैंने अभी क्या बताया? मध्य प्रदेश के साथ साथ दूसरा भैया कौन है? कर्नाटक। नाटक ना कर। ठीक, तो यहां पर मध्य प्रदेश में कौन सी हीरे की खान है? पन्ना। गोलकुंडा कहां पर है?
कुंडा, कोहिनूर वाला, राजा भैया वाला कुंडा मत पहुंच जाया करो यार, ठीक है। तो मध्य प्रदेश पन्ना हीरे की खान है, दोनों क्या है इसे पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग महान है, कई बार आप लोग कहते सर ने ये नहीं बताया था, हीरा नहीं लिखा था, तो हीरे की खान है, ठीक है, हीरे की खान है। ये किस प्रकार की संरचना, अगर इनकी बात करें तो ये हीरे की खान किस चट्टानों में पाई गई है, या किस प्रकार की चट्टानों में पाई गई है, तो विंध्यन युग की चट्टानों में गई है, ठीक। अब दूसरा एक अभी लेटेस्ट में आया है, न्यूज में वैसे आ रहा है ये बराबर, कि बांदा में भी इसी युग की चट्टानों के आपके एविडेंसेस मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि बांदा में जो चट्टाने हैं वो विंध्यन युग की चट्टाने हैं, बुंदेलखंड रीजन में ही, ठीक। तो उस विंध्यन युग की तो चट्टाने हैं, तो वहां पर माना जा रहा है कि पन्ना जो है उसी की क्रम की चट्टाने हैं, अर्थात यहां पर भी हीरे की खान उपलब्ध हो सकती है। याद रखिएगा, हीरे की खान यहां पर भी उपलब्ध हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहां पर हम लोग बात करते हैं क्षेत्र विस्तार की, कि विंध्यन युग की चट्टानों का क्षेत्र विस्तार, ठीक। विंध्यन युग की चट्टानों का क्षेत्र विस्तार इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है क्रम से लगाकर। तो सबसे पहला मालवा का पठार, सेकंड पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं मालवा के पठार के बाद सोन घाटी, नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिए सोन घाटी। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा, तीसरा पॉइंट आपका बुंदेलखंड, क्या आ जाएगा, बुंदेलखंड। तीसरा पॉइंट आपका इसका क्षेत्र विस्तार जो हो जाएगा वो आपका बुंदेलखंड, इसका क्षेत्र विस्तार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्रम में देखते हैं तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें आती हैं। कौन सी आती हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो यहां पर पॉइंट बनाइए, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। क्लियर है, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको फटाफट समझते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में यदि यहां पर देखे जाए तो गोंडवाना शब्द ये देखे तो मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में हुई है गोंडवाना, ठीक। तो यहां पर बस इतना जान लीजिए कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का यदि हम लोग देखते हैं तो पहले तो एक क्षेत्र विस्तार पूछा जाता है, ठीक। पॉइंट बना लीजिए, इसका निर्माण आपके कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक पीरियड तक के समय को हम लोग जानते हैं इसके एरिया में। तो याद रख लीजिएगा कि कार्बोनिफेरस युग से लेकर कहां तक, कार्बोनिफेरस युग से लेकर आप लोग कहां तक जाएंगे, जुरैसिक युग की बात करेंगे। कहां पर, जुरैसिक युग तक की बात करेंगे, जहां डायनासोर मरा था। कहां मरा था डायनासोर, यहीं पर मरा था ना, जुरैसिक पार्क मूवी देखते हैं आप लोग, जुरैसिक युग। इस पूरे क्षेत्र को हम लोग, इस पूरे टाइम पीरियड को ही हम लोग क्या कहते हैं, गोंडवाना क्रम में शामिल करते हैं, ठीक। युग को हम लोग गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत देखते हैं। तो याद रखिए कार्बोनिफेरस तो मतलब कार्बन होगा। अब कार्बन में सबसे ज्यादा की बात करें तो कार्बन में क्या होता है आपका, कार्बन में करिया होगा, ठीक। अब करिया में क्या होता है, करिया में सीधा कोयला होता है। तो यहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टानों में
कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। कितना पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों? 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। याद रख लीजिएगा कि 98% इस क्रम की गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 98% कोयला प्राप्त होता है। इसका टाइम पीरियड कार्बोनिफेरस से जुरासिक पीरियड तक के युग को हम लोग गोंडवाना क्रम में शामिल करते हैं। ये जितना इंपॉर्टेंट है उतने पर ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, जो हम लोगों का नेक्स्ट है कि इसका विस्तार कहां कहां पर है। इसका विस्तार की बात करते हैं, विस्तार कहां पर है, कहां पर है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि विस्तार के बारे में आप लोगों से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार तो दामोदर नदी घाटी में है। कहां पर है? दामोदर नदी घाटी। सेकेंड पॉइंट की बात करें दामोदर के बाद तो सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, कौन सा हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट? सोन नदी घाटी। और तीसरा महानदी, तीसरा महानदी घाटी, घाटी, ठीक। तीसरा आपका महानदी घाटी हो जाएगा। और लास्ट में यदि हम देखें तो यहां पर सिंगेरी है एक जगह। कहां पर? सिंगेरी। सिंगरेनी, ठीक। तो सिंगरेनी जो क्षेत्र है, सिंगरेनी घाटी डाल लीजिएगा, यहां पर पाया जाता है सिंगरेनी घाटी। लास्ट में चौथा आ जाएगा सिंगरेनी घाटी, जहां पर आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का आएगा दक्कन ट्रैप। क्या आएगा? दक्कन, दक्कन ट्रैप, ठीक। तो दक्कन ट्रैप के एरिया से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। कुछ नए टॉपिक होंगे जो आप लोगों के